चलो, अब टॉपिक है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, RAC। ठीक है, तो ये पिछला तक में अपन पढ़े थे कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 होता है। तो इसलिए जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर है वो 0 to इन्फिनिटी होता है, लेकिन COP ऑफ हीट पंप वो +1 होगा COP रेफ्रिजरेटर से, तो इसलिए ये 1 to इन्फिनिटी है। ठीक है, फिर है 1 कैलोरी इज इक्वल टू अ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। CP लिखा हुआ है, इसे C बस समझो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इज इक्वल टू 4.186 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। हालांकि CP ऑफ वाटर जो होता है वो जूल पर ग्राम केल्विन में होता है, यानी कि 4.186 जूल पर ग्राम केल्विन। ठीक है, फिर है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो भी अपन रेफ्रिजरेशन का यूनिट अपन जनरली रखते हैं, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है 3.5 किलोवाट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट। ठीक है, फिर अभी है कि भाई अपन को AC पढ़ना है और रेफ्रिजरेशन पढ़ना है, तो जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ AC है, एयर कंडीशन है, वो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर से ज़्यादा है। याद करने का चीज़ है, बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ AC इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेशन अपने को पढ़ना है, तो रेफ्रिजरेंट क्या है वह? तो रेफ्रिजरेंट इज द वर्किंग फ्लूइड विच सर्कुलेट्स थ्रू द रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स। ठीक है, टू प्रोवाइड द रेफ्रिजरेशन, मतलब जो हीट एब्जॉर्ब करेगा। रेफ्रिजरेशन करता क्या है? कूल प्लेस को और कूल करता है, तो कूल प्लेस को और कूल करने के लिए वहाँ पर से हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो हीट एब्जॉर्ब करने वाला जो लिक्विड है उसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। ठीक है, द वर्किंग फ्लूइड विच सर्कुलेट्स थ्रू द रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स टू प्रोवाइड द रेफ्रिजरेशन। अब है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर। जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का क्या होता है? QT/W होता है, और हीट पंप का Q1/W होता है। ठीक है, तो इसलिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर यानी Q2, और हीट कैपेसिटी Q2 पर सेकेंड यानी हीट रिमूव फ्रॉम लोअर टेम्परेचर पर सेकेंड। ठीक है, उसी प्रकार से हीटिंग इफेक्ट क्या है? अभी आप लोगों को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो हो गया, अब हीटिंग इफेक्ट क्या है? तो बस हीटिंग इफेक्ट Q1 है और हीटिंग कैपेसिटी Q1 पर सेकेंड है। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है रेफ्रिजरेशन का पहला टाइप, वेपर कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेशन। इसको आइडियल में ही देखते हैं, आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन कैसा होता है। ठीक है, तो ये आपका बन गया डोम सैचुरेटेड का, जो अपना पढ़े ही हैं प्योर सब्सटेंसेज में। तो प्योर सब्सटेंसेज वाला ये कर्व बन गया रेड कलर का, कि लेफ्ट साइड में इसमें सैचुरेटेड लिक्विड का पॉइंट होता है और राइट साइड में सैचुरेटेड वेपर का पॉइंट होता है, और सबसे ऊपर जो डोम रहेगा, जो सबसे गुंबद है वहाँ पे, उस गुंबद का जो सबसे ऊपर का पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट रहता है। ठीक है, अब ये आपका बन गया आइडियल VCR, ये बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है ये कोई वर्क गिविंग साइकिल तो है नहीं, वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल है कि नहीं, तो इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब ये चीज़ आपका होता है साइकिल में। साइकिल है अभी तक जो भी चला, जैसे कि रैंकिन साइकिल रहे, चाहे ब्रिटन साइकिल रहे, चाहे रेसिप्रोकेटिंग पंप रहे, सारे में जो आपका एक्सपेंशन और कंप्रेशन था वो आपका एडियाबेटिक था, और हीट एब्जॉर्प्शन और जो रिजेक्शन था वो आइसोबैरिक था। यहाँ पे भी सेम टू सेम है। ठीक है, ये आपका हो गया Q2। ये कंडेंसर में जो इवेपोरेटर हीट लिया वो है Q2, जो कंडेंसर हीट डिसिपेट किया वो है Q1। ठीक है, ये है वर्क इनपुट या वर्क डन इन कंप्रेशन, और ये थ्रॉटलिंग डिवाइस का वर्क इन एक्सपेंशन। जो एक्सपेंशन हो रहा है वो थ्रॉटलिंग डिवाइस में हो रहा है।
तो इसलिए एक्सपेंशन, वर्क डन इन एक्सपेंशन इज 0 है। ठीक है, अब इक्विपमेंट वाइज देख लिया जाए तो ये आपका हो गया कंडेंसर, ये हो गया कंप्रेसर, इवेपोरेटर, थ्रॉटलिंग वाल्व, ये आपका साइकिल। ठीक है, कंडेंसर से लिक्विड चला, कंप्रेसर में कंप्रेस्ड हुआ, फिर इवेपोरेटर में जाकर हीट एब्जॉर्ब किया, जहाँ पर से उसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देना है जिस पॉइंट पर, वहाँ पर से Q2 एब्जॉर्ब किया, थ्रॉटलिंग वाल्व में गया, एक्सपेंशन हुआ उस गैस का, और फिर कंडेंसर में जाके हीट रिजेक्ट कर दिया Q1। ठीक है, ठीक है, फिर से देखते हैं जिस टाइप का साइकिल बना हुआ है 1 2 3 4 इसमें भी लिख दिया गया है। ठीक है, चलो अब 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक है, 2 to 3 आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, 3 to 4 थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग जब भी होगा तो आइसो एंथैल्पिक होता है, यानी कि एंथैल्पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, H इज इक्वल टू कांस्टेंट। S21 इज आइसोबारिक हीट एडिशन। ठीक है, अब TH साइकिल अपन देख लिए, ये TH है। ठीक है, ये TH का आपका बन गया डायग्राम, वही वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का ही TH साइकिल है ये। ठीक है, और TH साइकिल में सेम टू सेम वर्क डन, एक्सपेंशन तो होता नहीं, थ्रॉटलिंग डिवाइस है, H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो इसलिए WE इज इक्वल टू 0, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू डेल्टा W, या बोलो WC प्लस Q2, यानी वर्क डन इन कंप्रेशन प्लस हीट रिजेक्शन इन इवेपोरेटर इज इक्वल टू Q1, यानी हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर, यानी कि Q2 क्या है, इवेपोरेटर जो हीट एब्जॉर्ब किया, और WC क्या है कि कंप्रेशन में जितना वर्क अपने को कंज्यूम्ड हो गया, इज इक्वल टू Q1 हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है कि भाई इन ए साइकिल DQ इज इक्वल टू DW। ठीक है, इन ए साइकिल सिग्मेशन ऑफ Q इज इक्वल टू सिग्मेशन ऑफ W, और इंटीग्रेशन ऑफ DQ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW। तो वही है, बस खाली हीट और वर्क को सब इक्वेट किया गया है। ठीक है, वर्क डन इन टरबाइन या वर्क डन इन टरबाइन तो इसमें है नहीं, वर्क डन इन एक्सपेंशन थ्रॉटलिंग इज इक्वल टू 0, H3 माइनस H1, H4 इज इक्वल टू 0, H3 इज इक्वल टू H4, वर्क डन इन कंप्रेशन इज H2 माइनस H1 प्लस Q2 इज इक्वल टू H4 माइनस H1, और Q1 इज इक्वल टू H3 माइनस H2। ये सब जो भी वैल्यू है, H2 माइनस H1 हो जाए, H4 माइनस H1 हो जाए, चाहे H3 माइनस H2, ये सारा पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, यानी कि H4 इज ग्रेटर देन H1 है, H2 इज ग्रेटर देन H1 है, H3 इज ग्रेटर देन H2 है। कंप्रेशन होगा तो एंथैल्पी बढ़ जाएगा, हीट अगर एब्जॉर्ब करेगा तो एंथैल्पी बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि वो अवेलेबल वर्क है। ठीक है, अब है आइसोबारिक कर्व्स आर स्ट्रेट लाइन इन ए वेट रीजन। ठीक है, अभी ये TH बन गया, अपन PH भी बनाएंगे। ठीक है, PH में आप देख लीजिएगा कि जो आइसोबारिक कर्व होता है वो ऐसे भी जो भी आपका बन रहा था, अभी TH बने तो सारा तो आइसोबारिक ही हो रहा था ना, जो हीट एडिशन हो रहा था या हीट रिजेक्शन था वो तो आइसोबारिक ही था। तो आप देखें कि वेट रीजन में जो होता है आइसोबारिक कर्व वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब है कि जो क्वेश्चन बनाते हैं अपन, तो कभी कभी क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहता है, अभी जैसे कि प्रीवियस साइकिल अपन देखे थे तो 1 जो था वो वेट रीजन में था, अभी जो क्वेश्चन देखे थे उसमें 1 वेट रीजन में था, अभी ये 1 जो है वो है आपका सैचुरेटेड वेपर रीजन में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आइसेंट्रोपिक है, जो कंप्रेशन है वो भी आपका आइसेंट्रोपिक है, तो इसलिए S1 SG1 इज इक्वल टू S2 है। ठीक है, यहाँ पे S2 डैश होगा। ठीक है, S2 डैश है, कंप्रेशन यहाँ तक हुआ। ठीक है, तो S2 डैश है, और S2 डैश क्या है, सुपर हीटेड रीजन में है। हालांकि आपका S2 भी सुपर हीटेड रीजन में है, लेकिन S2 डैश सुपर हीटेड रीजन में है, यानी कि 2 पॉइंट क्या है, सैचुरेटेड वेपर है, यहाँ पे सिर्फ सैचुरेटेड वेपर है, लेकिन 2 डैश जो है वो सुपर हीटेड रीजन है। ठीक है, तो इसलिए S2 इज इक्वल टू SG2 प्लस CP ln T2 बाई T2 डैश बाई T2, ये आपका इंट्रॉपी का है, इंट्रॉपी से फार्मूला आया है, ये इंट्रॉपी चैप्टर देखिएगा समझ जाएगा। ठीक है, अब है आपका TS डायग्राम, फिर से बनाते हैं।
ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन। पिछला भी अपन देखें कि भाई 1 जो था आपका सैचुरेटेड वेपर था, लेकिन अभी आपका 1 पॉइंट जो है वो वेट रीजन में है, ठीक है। और जो 2 पॉइंट, जो 2 डैश था वो सुपर हीटेड रीजन में था, लेकिन अभी जो 2 पॉइंट है वो आपका सिर्फ सैचुरेटेड वेपर रीजन में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, S2 इज इक्वल टू Sg2 इज इक्वल टू S1 है ना। पिछले में क्या था कि Sg2 प्लस था क्योंकि वो सुपर हीटेड रीजन में था। यहाँ पे सिर्फ सैचुरेटेड वेपर है, इसलिए सिर्फ Sg2 है, ठीक है। तो Sg2 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू SF प्लस XSFG, क्योंकि 1 क्या है, वेट रीजन में है कि नहीं। तो इसलिए ये इंट्रॉपी का फार्मूला है SF प्लस XSFG एट पॉइंट 1, ठीक है। अब जो X है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन, वो आपका निकल जाएगा H1 इससे इंट्रॉपी वाले इक्वेशन से, और फिर H1 इज इक्वल टू HF प्लस XHFG, ठीक है। तो ये आपको दो टाइप का डायग्राम आता है, आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप का डायग्राम। ये जो डायग्राम अभी जो सेकंड टाइप का है, यही आपको जनरली गेट में पूछते रहता है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं समझिए कि बस जो आइडियल वीसीआर में आपका जो बन गया है बस वही डायग्राम हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, ठीक है। बस खाली प्रोसेस आपका सब सेम रहता है कि जो आपका एक्सपेंशन और कंप्रेशन है वो आपका एरिया आइसेंट्रोपिक रहेगा, और जो हीट रिजेक्शन और हीट एक्सपेंशन है वो आइसोबारिक रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है। पॉइंट 2 चाहे सुपर हीटेड हो चाहे सेचुरेटेड हो, 1 चाहे आपका सेचुरेटेड हो चाहे वेट रीजन में हो, मैटर वो नहीं करता, जहाँ पे बोलेगा वहाँ पे अपन डालेंगे, क्या है, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो वॉल्व में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो थ्रॉटलिंग है, तो यानी कि आइसन इंथॉल्पिक है, इसलिए H3 इज इक्वल टू H4 ये पहले ही लिख लेना चाहिए। COP इज इक्वल टू Q2, COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन है ये, Q2 बाई वर्क डन इन कंप्रेशन, क्योंकि वर्क डन इन एक्सपेंशन तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ WC है, इज इक्वल टू H1 माइनस H4 H2 माइनस H1, ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। अवेलेबल एनर्जी टाइप का है, टाइप क्या है, वही अवेलेबल एनर्जी है, ठीक है। फिर है रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आपको बोले कि भाई अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेंज ऑफ टेम्परेचर इन VCR, तो इसका मतलब है वो दे रहा है आपको इवेपोरेटर और कंडेंसर का बीच का टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर इन VCR इज इक्वल टू टेम्परेचर बिटवीन इवेपोरेटर्स एंड कंडेंसर। अगर आपका मास फ्लो रेट दिया रहे, ठीक है, तो वैल्यू आपका आएगा किलोवाट में, जूल पर सेकेंड में, मतलब किलोवाट में नहीं, वाट में आएगा, ठीक है। अगर किलो दिया रहे इंटू 1000 तो उस टाइप का है। तो इसलिए अगर मास फ्लो रेट आपका दिया रहे तो सारे वैल्यू में WC Q2 Q1 में उसको मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अब देखिए वही TH ग्राफ अपना TS हो गया, अब TH भी देख लिए। अब यह PH ग्राफ, PH कैसा है, तो ये PH बनेगा, और पहले इसमें देख लेते हैं स्लोप। द स्लोप ऑफ PH कर्व एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है। अब PH कर्व पे अपना इफेक्ट ऑफ वेरिएशन देखेंगे कि VCR साइकिल में अगर अपन कुछ कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका बन गया PH कर्व, ठीक है। देखो आपका जो TS कर्व था वो किस टाइप का था, गुंबद जो था नॉर्मल था, ये थोड़ा TH में भी और PH में भी ये जो गुंबद है थोड़ा टिल्टेड है कि नहीं, थोड़ा टिल्टेड है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, अब ये आपका ग्राफ बन गया, ये है नॉर्मल, ये आपका आइडियल VCR है, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पर से, ठीक है। ये हुआ आपका फर्स्ट, कि अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सुपर हीटिंग हो रहा है, ये लिखाएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एक ये हो गया कि एवापोरेटर का प्रेशर बढ़ा दिए, इधर सब कूलिंग कर दिए, इधर है कि कंडेंसेटर का प्रेशर डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ऐसा इस करके आपका 3 केस बनेगा, 1 2 3 एंड दिस इज़ 4, 4 केस बना आपका। फर्स्ट में है कि आप कंडेंसेटर प्रेशर डिक्रीज कर दिए, सेकंड में है आप एवेपोरेटर प्रेशर इंक्रीज कर दिए, फोर्थ में है सब कूलिंग कर दिए, और थर्ड में है सुपर हीटिंग कर दिए, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ वेरिएशन अपन देखेंगे क्या क्या है। तो अगर डिक्रीज इन प्रेशर आप इवेपोरेटर प्रेशर करते हैं, ठीक है, 1 आपका कंडेंसर नहीं है, इवेपोरेटर है, सॉरी, ठीक है, 2 आपका कंडेंसेटर है,
ठीक है। तो अगर डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर किए तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका डिक्रीज हो जाता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज क्यों होगा? ये जो आपका जो कर्व है, ये जो नीचे वाला जो लाइन बना हुआ है इवेपोरेटर के लिए, वो डिक्रीज हो जाता है, उसका लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो एच उसके लिए वैल्यू जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन जो है, वो जो एच वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट Q2 जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। वर्क इनपुट इंक्रीज कर जाएगा। देखिए आपका जो ये जो कर्व था साइड में, जहाँ पे वर्क इनपुट आप करते थे 1 to 2 में, वो बढ़ गया है, घिंच गया है। ठीक है, तो वर्क इनपुट बढ़ जाएगा। और इन दोनों इफेक्ट को आप कीजिएगा, COP इज इक्वल टू Q2/W होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिक्रीज कर जाएगा। फिर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसलिए डिक्रीज करेगा क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट 1 जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि कंप्रेशन जहाँ पे स्टार्ट होगा वहाँ पर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो जब वो डिक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। फिर है इंक्रीज इन कंडेंसेशन प्रेशर, यानी कि ऊपर वाला। तो अगर जो कंडेंसेशन प्रेशर जो आप अगर इंक्रीज़ किए, सेकंड जो पॉइंट है, तो उसमें वर्क इनपुट आपका इंक्रीज कर जाएगा, सेम पॉइंट। ठीक है, वर्क डर इन कंप्रेसर इंक्रीज कर दिया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक। सुपर हीटिंग साइड वाला, सुपर हीटेड रीजन जो आपका बढ़ा था, सुपर हीटिंग इन वेपर इन वेपोरेटर अगर आप करते हो तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा, वर्क इनपुट इंक्रीज कर जाएगा। आप देख सकते हो ग्राफ में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपका जो Q2 वाला जो बना हुआ था, जितना दूर का H का वैल्यू था Q2 का, जो लाइन बना हुआ था सिंपल सा, जिसे देखा जाए, ये जो लाइन आपका जो बना हुआ है सुपर हीटेड रीजन के लिए, ये पहले जो ब्लैक कलर का है, अब जो ब्लू कलर का एक्सटेंडेड हुआ है तो वो बढ़ गया है ना, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका बढ़ जाता है सुपर हीटिंग में। ठीक है। वर्क इनपुट भी बढ़ जाता है आपका, वो भी देख सकते हो कि वो भी बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन जो इफेक्ट है इसका डिफरेंट डिफरेंट रेफ्रिजरेंट पे अलग अलग इफेक्ट है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, कि भाई R12 जो है और R134 है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ता है। अगर ये रेफ्रिजरेंट डाले हुए हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अगर आप रेफ्रिजरेंट में R22 या अमोनिया यूज कर रहे हैं, NH3 यूज कर रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिक्रीज करेगा। फिर है सब कूलिंग साइड वाला, इसमें भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज करेगा, वर्क इनपुट सेम रहेगा, कोई चेंजेस अपन किया ही नहीं उसमें। और COP इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सेम रहेगा क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट 1 पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है। तीसरा पॉइंट में भी है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे नो इफेक्ट है। ठीक है, यानी तीसरा पॉइंट क्या था अपना, सुपर हीटिंग वाला। ठीक है, तो सुपर हीटिंग में भी अपने को V1 तो चेंज हुआ नहीं, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट 1 जो था, पॉइंट 1 अपना हिला ही नहीं है, ऊपर नीचे गया ही नहीं, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी अपना सेम रहा। ठीक है, सिग्मा V नो इफेक्ट थर्ड में, सुपर हीटिंग में। ठीक है, अभी अपना PV डायग्राम, अभी अपन सिग्मा वी कर रहे थे, तो अगर मान लो अगर भूल चुके हो गए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, तो फिर से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बना रहे हैं अपन। और देखिए कैसे कैसे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के, अभी जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो तो रेफ्रिजरेशन में ही रहता ही है ना, तो सेम टू सेम इसमें भी रहता है। तो ये अपना बन गया। ठीक है, आइडियल VCR के लिए या VCR के लिए, कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के लिए, ये आपका बन गया। ठीक है, साइकिल बन गया PV डायग्राम पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट H1 - H4। ठीक है, अभी क्या है कि H3 इज इक्वल टू H4 है, ये बन रहा है आपका साइकिल VCR के लिए ही, इसलिए सोचना नहीं है। ठीक है, यहाँ 1 to 4 है वो आपका एवेपोरेटर है, 2 to 3 आपका कंडेंसर है, 1 to 2 कंप्रेशन है, 3 to 4 एक्सपेंसन है, इन थ्रॉटलिंग। ठीक है, ये जो डायग्राम है आपका VCR का ही है। ठीक है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल मास फ्लो रेट इंटू H1 - H4। अब जो मास फ्लो रेट है वो आप कहाँ से निकालोगे, तो आपको पहले ही दिया हुआ रहता है कि हमको इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में रहता है। तो रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका H1 - H4 का है, साइकिल का है,
तो वो आप निकालिएगा एक साइकिल का कितना है, तो उससे आपको मास फ्लो रेट आ जाएगा रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेशन बाई H1 माइनस H4, ठीक है। m डॉट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट किलोग्राम पर सेकेंड। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम बाई स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 1 और Vs इज इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम 1 प्लस सी 1 माइनस P2 बाई P1 टू द पावर 1 माइनस m। सी क्या है, क्लियरेंस रेशियो है, Vc बाई Vs, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग का प्रश्न में आप पढ़े होगा, ठीक है, ठीक है, Vc बाई Vs। अब अगर क्वेश्चन में दिया रहा है वॉल्यूम एट बॉटम डेड सेंटर, ठीक है, तो वॉल्यूम एट बॉटम डेड सेंटर का मतलब होता है V1 इज इक्वल टू Vc प्लस Vs, ठीक है। अब देख सकते हो क्वेश्चन, मतलब कि जो पीवी डायग्राम रहेगा उसमें बढ़िया से देख सकते हो V1 क्या है, ठीक है। ये आपका V1, ठीक है, ये V1 जो है वो है आपका वॉल्यूम एट बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो वॉल्यूम एट बॉटम डेड सेंटर इज इक्वल टू Vs प्लस Vc। Vs इज इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये सब टू सेम आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हो चुका है। डी आपका डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है, एल लेंथ ऑफ द स्ट्रोक है, इज इक्वल टू 2 इंटू आर, आर इज इक्वल टू क्रैंक रेडियस। अगर आरपीएम भी दिया रहे कि भाई आरपीएम भी आपको दिया हुआ रहे, तो टू स्ट्रोक के लिए तो हर एक टू स्ट्रोक क्या है कि हर एक साइकिल में पावर साइकिल होता है, और फोर स्ट्रोक में क्या है, हर एक दो साइकिल में एक पावर साइकिल आता है। तो इसलिए अगर आपका फोर स्ट्रोक दिया रहा है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, नीचे में आपका लिखा रहा है पाई डी स्क्वायर 4 इंटू एल बाई एन बाई 2 इंटू 60 फॉर फोर स्ट्रोक। टू स्ट्रोक के लिए एन बाई 60, फोर स्ट्रोक के लिए एन बाई 2 इंटू 60, ठीक है। एन आरपीएम है, बाई 60 आप करते हो तो ये आरपीएम पर सेकेंड हो जाता है, आरपीएस हो जाता है, ठीक है। V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम एट इनलेट ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर बोला जाए तो वो आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट विच सर्कुलेट्स थ्रू द रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन, एयर एटसेट्रा। और सेकेंडरी सोल्यूशन क्या है, जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को ठंडा करे, ठीक है, विच कूल्स द प्राइमरी रेफ्रिजरेशन, जैसे अमोनिया, ठीक है। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, पानी और NaCl का मिक्सचर होता है, वो होता है ब्राइन सोल्यूशन, और एयर तो एयर ही है। रेफ्रिजरेशन एंड वर्क इनपुट इज लेस इन वेट कंप्रेशन कंपेरिजन टू ड्राई कंप्रेशन, ठीक है। ड्राई कंप्रेशन क्या हो गया, आपका जो Sg जो आप 1 पॉइंट रहता है वो सैचुरेटेड वेपर पे रहता है नहीं, और वेट कंप्रेशन क्या है, जो आपका ड्राई रीजन वेट रीजन में आपका 0.1 जो रहेगा वो वेट रीजन में रहेगा, ठीक है, दो जो शुरू में अपना ग्राफ बनाया था, ठीक है। फिर अब वेट कंप्रेशन इज प्रेफर्ड ओनली इन रोटरी कंप्रेसर, ठीक है, हो गया ये पॉइंट ड्राई कंप्रेशन वेट कंप्रेशन का। अब अपन आते हैं रीजनरेटिव साइकिल में, VCR का ही रीजनरेटिव साइकिल, ठीक है। रीजनरेटिव साइकिल क्या है, हीट एक्सचेंजर वाला साइकिल है, हीट एक्सचेंजर लगा दिए हैं अपन, तो इसमें सब कूलिंग भी हो जा रहा है और रीहीटिंग भी हो जाता है, नॉर्मल अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस टाइप का साइकिल है, कंडेंसर से चला, कंप्रेसर में गया, फिर वहीं से ठंडा होके जो हीट उसको थोड़ा सा डिसिपेट करना था वो डिसिपेट किया, फिर वेपोरेटर में जाके ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया, जहाँ पर से उसको ठंडा करना है, Q2 एब्जॉर्ब किया, फिर ये Q2 एब्जॉर्ब करने के लिए एक्सपेंशन वाल्व में जाके एक्सपेंशन हुआ, फिर अपना हीट एक्सचेंजर से जाके हीट जो भी अभी कंप्रेसर हमने दिया था हीट उसको थोड़ा सा और लिया, और जाके कंडेंसर में जाके टोटल हीट को डिसिपेट कर दिया, ठीक है। ये आपका रीजनरेटिव साइकिल है, ठीक। रीजनरेटिव साइकिल इन VCR, इसको अपन TS डायग्राम पे देखें तो इस टाइप का होगा, ठीक है, बन रहा है। इधर आपका सुपर हीटिंग हो गया और इधर आपका सब कूलिंग भी हो गया, ये दोनों हीट एक्सचेंजर के कारण ही होता है कि आपका, ठीक है, ये तो आपका 1 2 3 4 है, ये तो आइडियल VCR हो गया।
और ये जो 1 2 3 4 है, ये आपका रीजनरेटिव साइकिल है। ठीक है, ये आपका इवेपोरेटर का आउटलेट हो गया 1 पॉइंट जो है, ये कंप्रेसर 2 जो है वो कंप्रेसर का आउटलेट हो गया, 3 जो है वो कंडेंसेटर का आउटलेट हो गया, 3 जो है इंथैल्पी ऑफ द सबकूल्ड लिक्विड हो गया। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि यहाँ पर का ऐसा ऐसा है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या है, इसलिए आपको एच वैल्यू निकालने में आसानी रहे, मतलब नोट डाउन करने में आसानी रहे कि कहाँ का एच वैल्यू अपने को दिया हुआ है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू H1 माइनस H4 ठीक है, देखते हैं फिर तो H1 माइनस H4 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका बढ़ गया है। ठीक है, रिजनरेटिव साइकिल है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका बढ़ गया है। ठीक है, वर्क इनपुट इज इक्वल टू H2 माइनस H1 ठीक है, ये आपका वर्क इनपुट। ठीक है, H2 माइनस H1 यहीं पे आपका वर्क इनपुट हो रहा है। ठीक है, अब बाकी सब तो अपन निकाल ही लेंगे, कहाँ पे हीट ऐड हो रहा है, कहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है। जो पूरा जो डायग्राम था, नीचे में इवेपोरेटर, ऊपर में कंडेंसेटर, तो नीचे में जो इवेपोरेटर है वहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, और ऊपर का कंडेंसेशन में Q1 है, हीट रिजेक्शन है। अब जो है हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, तो हीट एक्सचेंजर में क्या है भाई, कुछ लिक्विड अपना हीट गेन करता है और कुछ लिक्विड अपना हीट एब्जॉर्ब करता है, मतलब वही रेफ्रिजरेटर ही हीट लॉस्ट भी करता है और हीट गेन भी करता है। तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेंड। ठीक है, बिफोर थ्रॉटलिंग हीट लॉस्ट इज डन बिफोर थ्रॉटलिंग है, और हीट गेंड आफ्टर इवेपोरेटर है कि ना, इवेपोरेटर से ही गुजरा ना, वहाँ पर से Q2 एब्जॉर्व किया है। ठीक है, और ये हीट लॉस्ट बिफोर थ्रॉटलिंग। ठीक है, तो H3 माइनस H3 इज इक्वल टू H1 माइनस H1। ठीक है, H3 माइनस H3 इज इक्वल टू H1 माइनस H1, ये देख लेते हैं इसमें। ठीक है, H3 माइनस H3 H1 माइनस H1 यही यही जो आपका इधर का जो है और इधर का है, इधर सब कूलिंग हो रहा है और इधर रीहीटिंग हो रहा है। ठीक है, रीजनरेटिव साइकिल मतलब दोनों बात। ठीक है, हीट एक्सचेंजर लगने के कारण। ठीक है, तो वही बोल रहा है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ठीक है, इसी को आप अगर मतलब सीपी के टर्म में लिखो, एच होता क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी होता क्या है, क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो वही आप टेम्परेचर डिफरेंस और स्पेसिफिक हीट के टर्म में लिखो, तो इस टाइप से आपका आएगा। कि सी पी T3 माइनस T3 इज इक्वल टू सी पी भी T1 माइनस T1। ठीक है, सी पी वी का मतलब होता है वो सैचुरेटेड वेपर के लिए। सी पी क्या है, आपको अगर फ्लूइड बोले कि सैचुरेटेड फ्लूइड है तो सैचुरेटेड फ्लूइड लिखो, नहीं तो अगर सिर्फ सी पी दिया हुआ तो सिर्फ सी पी। ठीक है, नाउ इवन इफ द हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, डिग्री ऑफ सब कूलिंग इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, क्योंकि सी पी इज नॉट इक्वल टू सी पी वी है ना, एक सैचुरेटेड वेपर का कोफिशिएंट हीट कैपेसिटी और एक नॉर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो दोनों बराबर जब है ही नहीं, सी पी बराबर नहीं है, तो फिर ये डेल्टा टी कैसे बराबर हो जाएगा, तो इसलिए डिग्री ऑफ सब कूलिंग इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। ठीक, अब है सुपर हीटिंग इन इवेपोरेटर। रीजनरेटिव साइकिल में जो हुआ वही, लेकिन इसमें सिर्फ इधर सब कूलिंग नहीं होगा, सिर्फ सुपर हीटिंग होगा। ठीक है, तो ये आपका सुपर हीटिंग है साइकिल बन गया। इन बोथ रीजनरेटिव एंड सुपर हीटिंग द इवेपोरेटर ऑफ सुपर हीटिंग इन इवेपोरेटर ऑफ VCR रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वर्क इनपुट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीजेस। ये दोनों चीज़ में क्या होता है कि आपका Q2 बढ़ जाता है, वर्क डन इन कंप्रेशन भी बढ़ जाता है, और COP भी बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि दोनों का इफेक्ट सेम है, लेकिन रीजनरेटिव साइकिल में क्या होता है, लिखेगा, रीजनरेटिव साइकिल में क्या होता है कि आपको जो इफेक्ट मिलता है रेफ्रिजरेशन का वो कम ही टेम्परेचर में मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, कि in regenerative cycle the increased refrigeration effect is obtained at lower temperature. ठीक है, थैंक यू।